हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया के बारे में। इट मीन्स जो एंडोमेट्रियम है जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, उन केसेस में क्या सिर्फ सर्जरी कराना ही ऑप्शन है, सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं जो कि इस कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की जो कंडीशन है वो क्या कैंसरस कंडीशन है या उसके कैंसर में कन्वर्ट होने के कितने चांसेस रहते हैं, तो इस वीडियो में हम सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया क्या है, किन केसेस में सर्जरी कराने की ज़रूरत है और किन केसेस में मेडिसिन से ये कंडीशन ट्रीट हो जाती है। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा बट इसमें डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे फ्यूचर में मेरी जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो आप इस दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ऑफलाइन, इट मीन्स आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया, इसमें दो वर्ड हैं, एक है एंडोमेट्रियम, दूसरा हाइपरप्लेशिया। एंडोमेट्रियम किसको बोलते हैं, तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये जब एंडोमेट्रियम लेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, इट मीन्स जितनी इसकी नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया बोलते हैं। इट मीन्स ये जो एंडोमेट्रियम है वो अपनी साइज़ में बढ़ने लगती है। नॉर्मली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या रहता है, पीरियड्स के टाइम पे ये जितनी भी एंडोमेट्रियम ग्रोथ हुई होती है पीरियड्स के टाइम पे ये सारी बाहर आ जाती है। तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन में क्या रहेगा कि जो एंडोमेट्रियम है वो ज़्यादा ग्रो करेगी। ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से जब पीरियड्स पेशेंट को आएंगे तो उतनी ही ज़्यादा वो बाहर आएगी, तो इस वजह से पेशेंट को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है। तो इस कंडीशन को एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया बोलते हैं। किस एज ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, तो 40 से 50 उम्र की एज में एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है, किस वजह से एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया होती है, तो ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन है। इट मीन्स जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है उस कंडीशन में ये एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन देखने को मिलती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या रहता है, तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है तो ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ में हेल्प करता है। इट मीन्स जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है वो इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। तो हमारी बॉडी में जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी उसी तरह से जो एंडोमेट्रियम ग्रो हो रही है उसकी भी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो जितना ज़्यादा बॉडी में एस्ट्रोजन होगा उतनी ही ज़्यादा एंडोमेट्रियम ग्रोथ होगी। तो जिन पेशेंट में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा रहता है उनमें एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। इट मीन्स किन पेशेंट में ये कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फर्स्ट, जिनको पीसीओडी की कंडीशन है, पीसीओडी कंडीशन में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बढ़ा हुआ रहता है, उसी वजह से एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेकेंड, प्री मेनोपॉजल कंडीशन। इट मीन्स मेनोपॉज आने से जस्ट पहले की कंडीशन, उसको प्री मेनोपॉजल सिचुएशन बोलते हैं। उस स्टेट में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, उस वजह से एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, ओबेसिटी। जो पेशेंट जिनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है उन पेशेंट में भी एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया होने के चांसेस रहते हैं। इसका कारण क्या है, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट होता रहता है, जिस वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जिनमें फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन रही है तो उनमें होने के चांसेस रहते हैं, या फिर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन ट्यूमर की हिस्ट्री है तो उनमें एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है रेडिएशन थेरेपी। जिन पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दिया हुआ हो उनमें एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें पेशेंट को सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो जो इसका मेन सिम्टम है वो है हैवी ब्लीडिंग होना पीरियड्स के टाइम पे। पीरियड्स के टाइम पे या तो हैवी ब्लीडिंग होगी, इट मीन्स जैसे कि नॉर्मली पीरियड्स जो है वो 4 से 5 दिन आने के बाद बंद हो जाता है, बट इन कंडीशन में 6-7 दिन या 8 दिन 10 दिन कंटिन्यूस पेशेंट को ब्लीडिंग रहेगी, या फिर जो पेशेंट की ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। इट मीन्स जैसे एवरी 28 या फिर 30 डेज़ में साइकिल आती है, इन केसेस में साइकिल जो है वो जल्दी आ जाती है, 15 से 20 दिन में ही पीरियड्स जो है वो वापस आ जाता है। तो ये कंडीशन हो सकती है। इट मीन्स पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आ सकता है, या फिर जो उसमें ब्लीडिंग रहेगी वो एक ज़्यादा लंबे समय तक रह सकती है। तो ये मेन सिम्टम पेशेंट को इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन है क्या वो कैंसरस कंडीशन है। तो नहीं, सभी कैंसरस कंडीशन नहीं होती है, पर इसके कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो मेनली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हाइपरप्लेशिया विद
एटिपिकल सेल्स एंड हाइपरप्लेशिया विदाउट एटिपिया और विदाउट एटिपिकल सेल्स। तो इसका मतलब क्या है? हाइपरप्लेशिया इट मीन्स एंडोमेट्रियम का थिक होना, विद टिपिकल सेल्स इट मीन्स यहाँ पर जो सेल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, आगे जाके वो कैंसरस कंडीशन में चेंज हो सकते हैं। विदाउट एटिपिकल सेल्स इट मीन्स ये नॉर्मल हाइपरप्लेशिया है, इट मीन्स यहाँ पर कोई भी सेल में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया विदाउट एटिपिकल सेल्स हैं उनको मेडिसिन के थ्रू मैनेज किया जा सकता है इजीली, बट जो कि एटिपिकल सेल्स के साथ प्रेजेंट हैं, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया विद एटिपिकल सेल्स, उनमें सर्जरी कराना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो मैंने अभी बोला कि एटिपिकल सेल्स हैं या फिर टिपिकल सेल्स हैं, इसका पता कैसे किया जाता है। तो एंडोमेट्रियम थिक है या फिर नहीं, ये इजीली सोनोग्राफी से पता चल जाता है। सोनोग्राफी में आपके डॉक्टर जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो मेज़र करके बताते हैं कि इसमें एंडोमेट्रियम जो है वो नॉर्मल साइज़ की है या फिर बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। सेकंड, इसमें टिपिकल सेल्स प्रेजेंट हैं या फिर एटिपिकल सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके लिए हमें पेशेंट की डीएनसी करनी पड़ती है। डीएनसी क्या रहता है? डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। इट मीन्स जो अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम है उसको निकाला जाता है और वो फिर लेबोरेटरी में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। उसके बाद पता चलता है कि उसमें टिपिकल सेल्स प्रेजेंट हैं या फिर एटिपिकल सेल्स। तो ये जो प्रोसेस है इसको बायोप्सी बोलते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे एंडोमेट्रियम का सैंपल लेके उसकी जांच कराने के लिए भेजते हैं, उसमें पता चलता है कि उसमें टिपिकल सेल्स प्रेजेंट हैं या फिर एटिपिकल सेल्स। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेनली इसी पर बेस करता है कि जो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की कंडीशन है वो विद एटिपिकल सेल्स प्रेजेंट है या फिर विदाउट एटिपिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर एटिपिकल सेल्स प्रेजेंट हैं तो उसमें डायरेक्ट सर्जरी के लिए आप जाएँ तो बेटर ऑप्शन है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो उन केसेस में आप सर्जरी करा सकते हैं। हिस्टेक्टमी किया जाता है, इट मीन्स जो यूट्रस है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बट अगर एटिपिकल सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो मेडिकल मैनेजमेंट से इसको मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी ये कंडीशन कम एज ग्रुप में रहती है, फैमिली कंप्लीट नहीं हुई होती है, तो वो नहीं चाहते हैं कि जो उनका यूट्रस है वो बाहर निकाल दिया जाए। तो ऐसे केसेस में उनको ईजिली मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। क्या आयुर्वेद में भी इस कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है? आंसर इज़ येस। आयुर्वेद में अश्रुद्धर की कंडीशन बताई गई है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स या फिर जो पीरियड्स हैं वो जल्दी जल्दी आते हैं। तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया को आयुर्वेद में अश्रुद्धर कंडीशन से कोरिलेट किया जाता है। आयुर्वेद में किस वजह से बताया गया है कि ये जो कंडीशन होती है, तो उसमें बताया गया है कि जो तीनों दोष हैं हमारी बॉडी में, वात, पित्त और कफ, जब इनका इम्बैलेंस होता है तब ये कंडीशन होती है। इसके कॉजेज़ क्या क्या बताए हैं? तो जो पेशेंट ज़्यादा सॉल्ट अपने खाने में यूज़ करता है या फिर जो ज़्यादा खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाता है या फिर बहुत तीखा, तला भुना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें अपने भोजन में शामिल करता है, तो उन पेशेंट को इन कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की। तो जैसा मैंने अभी बताया कि एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया दो कैटेगरी की है, एक एटिपिकल सेल्स और विदाउट एटिपिकल सेल्स। तो जिसमें टिपिकल सेल्स प्रेजेंट हैं तो उसमें चांसेस है कि आगे यूट्रस का कैंसर होने के चांसेस हैं, तो उन कंडीशन में आप सर्जरी कराएं तो बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन जो है जिसमें टिपिकल सेल्स प्रेजेंट नहीं है, उन केसेस में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं जिससे ये जो कंडीशन है आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए? तो सबसे पहले ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। सेकंड, जो बॉडी के दोष इम्बैलेंस हुए हैं उनको बैलेंस किया जा सके, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं। एंड थर्ड, जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो सके, ऐसी मेडिसिन दिए जाते हैं। इसके साथ साथ में आयुर्वेदिक प्रोसीजर भी हैं जो कि इस कंडीशन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। उसमें नस्य, बस्ती, विरेचन, ये सारे प्रोसीजर हैं जो कि हेल्प करते हैं एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया को कम करना। तो आप भी अगर सर्जरी नहीं कराना चाहते तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लें जिससे ये कंडीशन जो है वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें जिसको इनकी ज़रूरत है। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।